जैसे नीतीश कुमार को कौन सा ट्रेनिंग मिला था राजनीति का? ककहरा भी राजनीति का नहीं जानते थे वो। राजनीति में एक दिन भी उनको नहीं कोई देखा था। सीधे चुनाव लड़े और उप मुख्यमंत्री बिहार का बन गए। राजा का बेटा राजा होता है तो उसको भी विभिन्न तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है, वहाँ जाकर के अलग अलग तरह की युद्ध कलाएँ विद्याएँ सीखी जाती हैं, कैसे लोगों रहना है उस तरह की सिखाई जाती है, सब गुरुकुल में सिखाया जाता है। लेकिन ये तो गुरुकुल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गया से लेकर के पूरा वो एरिया जो है, जहानाबाद, गया, अरवल, इन सब एरिया को अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बिंदु यादव और सुरेंद्र यादव, ये दो लोगों की वहाँ चलती हुई होती थी। MY फैक्टर यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम करता है, जिसके आधार पर, जिसकी डेंगी पर सवार होकर के सुरेंद्र यादव हर बार पार उतर जाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करवाने के लिए हम बाबा के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी विषय है। बिहार के 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं विभिन्न गठबंधनों के तरफ से कि हमारी पार्टी और हमारे उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूंटा गाड़ दिया है, अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको वहां पर उतार के और कह दिया है कि इस बार तो जीत एनडीए गठबंधन की होगी। बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी करे, बातचीत करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बातचीत करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बातचीत करें, ये सभी अपने अपने तरफ से लग गए हैं उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार करने में। इधर जनसुराज, जो एक बिहार में थर्ड फ्रंट के रूप में दिख रहा है, वो भी अपने उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार करता हुआ दिख रहा है। जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनके तरफ से लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं। कभी तरारी पहुंचते हैं तो बाहुबलियों के बारे में वो चर्चा करते हैं, तो कभी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर चर्चा करते हैं माफियाओं की। क्या उनके जो उम्मीदवार हैं उनके उम्मीदवार जिस तरीके से उनके एजुकेशन पर सवाल खड़े किए गए थे, उनके कैंडिडेट को लेकर जो एक छवि बनी थी, जो कई जो कैंडिडेट हैं उनके चारों में से 2 पर तो उन पर केस भी दर्ज हो चुका है। तो जो प्रशांत किशोर की दावेदारियां थीं कि स्वच्छ व्यक्ति को हम उतारेंगे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को वापस उसी पैटर्न पर जाना पड़ा? जांच पड़ताल करवाते हैं किसकी साख दाव पर है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बाबा हम सभी का जान लेते हैं। सबसे पहले बेलागंज से शुरुआत हम करें तो बेलागंज में क्या लग रहा है? मनोरमा देवी हैं जदयू से, इधर से जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार को बदलना पड़ा, इसी सीट को लेकर हंगामा हुआ था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आरजेडी की सीट है, इस पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है जी। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। देखिए रत्न, 30 तारीख को जैसे ही ये फाइनल हो गया कि इतने उम्मीदवार मैदान में रह गए, बच गए, शेष छट छूट करके, कट कूट करके, बाकी सब फरार हो, नाम वापस लेने के बाद तो 38 उम्मीदवार पूरे मैदान में हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं रस्साकसी है तो वो बेलागंज है। नीतीश कुमार के लिए नाक का प्रश्न हो गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है कि नीतीश कुमार को कैसे इससे उबारा जाए। समझिएगा, बात बहुत बारीक हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर नीतीश कुमार का साथ चाहिए, नीतीश कुमार का वोट बैंक चाहिए, नीतीश का जो हिडन वोट बैंक है वो चाहिए। क्योंकि लड़ाई जिस तरह से सामने सामने आ गई है ना, वो साफ लग रही है कि 2 पहलवान जब एक कैटेगरी के हों तो ये पता नहीं चलता है कि कौन पटकेगा कौन पटकाएगा। इस बात को लेकर के हर तरह का गोटी सेट किया जा रहा है। बेलागंज में 6 से 7 बार हो गया लगातार जीतते हुए राष्ट्रीय जनता दल और सुरेंद्र यादव को। उनके पुत्र विश्वनाथ यादव यहाँ चुनाव मैदान में हैं। हालांकि विश्वनाथ यादव को लेकर के कहा जाता है कि उनके क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रही है, लेकिन विश्वनाथ सिंह कहाँ उसमें एक्टिव हैं। करना तो सब कुछ सुरेंद्र यादव को है, विश्वनाथ यादव को तो सिखाया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार को कौन सा ट्रेनिंग मिला था राजनीति का? ककहरा भी राजनीति का नहीं जानते थे वो। राजनीति में एक दिन भी उनको नहीं कोई देखा था। सीधे चुनाव लड़े और उप मुख्यमंत्री बिहार का बन गए। तो विरासत में ही मिला था ना। राजा का बेटा राजा होता है तो उसको भी विभिन्न तरह का
ट्रेनिंग दिया जाता है, जी। गुरुकुल भेजा जाता है, वहाँ जाकर के अलग अलग तरह की युद्ध कलाएँ विद्याएँ सीखी जाती हैं, कैसे लोगों रहना है उस तरह की सिखाई जाती है, सब गुरुकुल में सिखाया जाता है। लेकिन ये तो गुरुकुल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लालू ही काफ़ी थे और दूसरा नीतीश कुमार, जिनको कि जब वो बने तो 8 साल पहले उनको लग रहा था कि बिहार में जंगल राज है, और जंगल राज कौन लाया? लालू प्रसाद ले आए, और उसी लालू प्रसाद के साथ आ गए। तो उस समय इनको कोई समस्या नहीं थी, तो बोले कि भाई दोनों बच्चों को आपके सर पे हाथ रख करके और चलेंगे, दोनों का उंगली पकड़ के लेके चल रहे थे, बीचे रास्ता छोड़ दिए। एक ये बात है, इसको लेकर के जो लड़ाई सीधी हो गई है, और दो वहाँ के मुख्य परिवार हैं, गया से लेकर के पूरा वो एरिया जो है, जहानाबाद, गया, अरवल, इन सब एरिया को अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बिंदु यादव और सुरेंद्र यादव, ये दो लोगों की वहाँ चलती हुई होती थी। अब जो बिंदु यादव की पत्नी हैं मनोरमा देवी, वो चुनाव मैदान में है, पहली बार वो चुनाव मैदान में आई हैं विधानसभा के। इससे पहले वो एमएलसी रह चुकी हैं, उनको पता है कि राजनीति कैसे की जाती है। वो दावा कर रही हैं कि जीत तो हमारी निश्चित है, कहीं कोई हमारी लड़ाई ही नहीं है। दूसरी तरफ MY फैक्टर यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम करता है, जिसके आधार पर, जिसकी डेंगी पर सवार होकर के सुरेंद्र यादव हर बार पार उतर जाते हैं, क्योंकि 1,30,000 से ज़्यादा यहाँ हिंदू और मुसलमान, माफ़ कीजिएगा, मुसलमान और यादव हैं। जी। इसी बीच में आपको ये भी पता है कि हिंदुत्व वाला एक नया कहानी शुरू हो गया है। ये सभी चल ही रहा था कि इस बीच में प्रशांत किशोर ने वहाँ एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। प्रशांत किशोर ने वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है। उनके मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बाद AIMIM ने उससे भी बड़ा खेल कर दिया है, उसने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को दे दिया है। दो यादव दो मुस्लिम के बीच में ये लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में यहाँ अन्य दल भी हैं। कल ही हम बता रहे थे कि नेशनल रोड मैप पार्टी एक है, उसमें तवरेज आलम है, वहाँ से भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा है, उसमें अभिषेक कुमार हैं। ये सभी लोग हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट वहाँ हो रहा है। एक सज्जन खड़े हैं, उनका नाम है विश्वनाथ यादव। एक मुख्य विश्वनाथ यादव हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, और एक डमी उम्मीदवार हैं विश्वनाथ यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसको लेकर के वहाँ भ्रम की स्थिति फैलाई जा सकती है। हो सकता है कि प्लानिंग का हिस्सा भी हो, क्योंकि आपको याद होगा बक्सर में इसी तरह का कुछ हुआ था। जी। तो ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो। लड़ाई निश्चित रूप से कड़ी है, और यहाँ जनसुराज ने जिस तरह से अपना खूंटा गाड़ दिया है, और आप एक खबर भी कर रहे थे कि मुसलमानों को लेकर के अलग अलग जो विधानसभा है उसमें वो मीटिंग अलग से कर रहे हैं। में मुसलमान को उन्होंने भीड़ ऐसा जुटाया है, जिससे मुझे लग रहा है कि MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का है वो ज़बरदस्त खसका है। भले ही वो शहाबुद्दीन परिवार को शामिल करा ले अपने में, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के साथ क्या हुआ उसको तो उन लोगों ने भूला नहीं है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि सच में लालू यादव सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैंने एक और बात कही थी रत्नेश कि अकेला शहाबुद्दीन का परिवार बिहार का मुसलमान नहीं है। ये भी बात सच्चाई है इसमें। कई ऐसे परिवार हैं, शहाबुद्दीन जब थे तब की बात छोड़ दीजिए आप, हिना साहब 2024 के चुनाव में या तीसरी बार जो वो चुनाव लड़ी और तीसरी बार भी चुनाव नहीं जीत पाई, तो इसका मायने कुछ तो होता है ना। जो खुद चुनाव नहीं जीत पाया वो दूसरे को क्या चुनाव जिताएगा। बिल्कुल। हालांकि ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अब तक शहाबुद्दीन के पीछे रहा है कि शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, उनके पीछे कोई नहीं था, और जिसको जो कह दिया वो कर देता था। क्या ये काम हिना साहब कर सकते हैं, ओसामा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही उन पर दबाव डाला जाता है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है, और प्रशांत किशोर के इस ट्विस्ट का फायदा नीतीश कुमार की तरफ अभी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधी तौर पे बेलागंज की अगर बात कहें तो इस लड़ाई को त्रिकोणीय के बाद चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 3 पर 1 जो है नीतीश कुमार की मनोरमा देवी अकेले भारी पड़ रही हैं, और उनके अगेंस्ट में बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये यहाँ का नज़ारा नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि 3-4 को पहलवान मिल करके वो को शेर का शिकार कैसे किया जाता है, चारों तरफ से घेर करके। तो हो सकता है कि मनोरमा देवी को घेरने की तैयारी हो, मनोरमा घिर जाए। मनोरमा देवी अगर यहाँ हारी तो उनके परिवार का, उनका राजनीतिक कैरियर यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन बाबा वहाँ पर हमने देखा अशोक चौधरी लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप अशोक चौधरी की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी के साथ साथ बड़े बड़े दोनों ही
टीम के दिग्गज लगे हुए हैं। जी। मैंने तो जदयू के कई नेताओं से बातचीत मेरी हुई है, वो तो वहाँ लगे हुए ही हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अंतिम समय में आप देखिए कि चिराग पासवान भी वहाँ अपना रोल निभाएंगे, बाकी के लोग भी निभाएंगे। यहाँ की लड़ाई जो सीधी नज़र आ रही थी, उस लड़ाई में अब मनोरमा देवी बनाम अन्य हो गया है। देखना होगा कि इस लड़ाई का क्या निकल के आता है। चलिए, बेलागंज के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधे इमामगंज की तरफ, जो एनडीए का सीट है। ये जीतन राम मांझी पिछली बार जीते थे यहाँ से, मतलब यहाँ से थे और अब सांसद बन गए हैं गया से। तो इस सीट पर क्या लग रहा है? इमामगंज पे भी दावेदारी प्रशांत किशोर ने ठोकी है कि हाँ यहाँ से फाइनल है हमारा। देखिए, प्रशांत किशोर ने यहाँ भी एक ट्विस्ट किया है। अब वो कितना असरदार होता है ये अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के पास हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, ये दोनों का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ रोशन कुमार को उतारा है, तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से जीतन राम मांझी की बहू हैं। एक बहुत बड़ी बात जो भीतर से निकल के आ रही है कि जीतन राम मांझी की बहू के उतरने से बहुत ज़्यादा उत्साहित उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं। अच्छा। उनकी पार्टी के भीतर, उनके परिवार के भीतर भी एक तरह का वैक्यूम आ गया है। अच्छा। क्योंकि माने पति उनके मंत्री भी हैं, एमएलसी हैं, तो उनके परिवार के और किसी सदस्य को या पार्टी के किसी सदस्य को दिया जा सकता था तो ये न्याय होता है, लेकिन फिर दिया गया है। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरह की होती हैं, पहले पूरे परिवार से के खाने से बचेगा तब ना आपको मिलेगा। बिल्कुल। खाना बना रहे हैं जीतन राम मांझी, तो खाएंगे भी पहले वही ना। खैर, उससे भी अलग आप आगे बढ़िए, उनके दूसरे बेटे हैं, उनको लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही थी, लेकिन टाइम फिक्स हो गया। अब यहाँ की लड़ाई में एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट है कि यहाँ कंचन पासवान AIMIM से खड़ी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ जनसुराज पार्टी ने भी एक पासवान उम्मीदवार को दिया है। यानी कि मांझी बनाम मांझी की लड़ाई में पासवान वाला एंगल बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हमने बताया कि बेलागंज में मुसलमान अलग अलग दल से भी उतार करके जनसुराज ने जो एक ट्विस्ट किया था उसको तोड़ने की कोशिश, यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं जनसुराज ने पासवान उम्मीदवार उतारा, तो यहाँ AIMIM की तरफ से भी पासवान उम्मीदवार और भी महिला को उतारा गया है। ये बात साफ बता रही है कि यहाँ की लड़ाई भी लगभग आसान नहीं है। और सबसे बड़ी इस लड़ाई में जो दिक्कत ये है कि जीतन राम मांझी दिख तो रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, देखिए उनके पार्टी के अंदर, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर में उनके पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, दावेदारी भी उनकी बनती थी। परिवार के कई लोग हैं जो चाहते थे कि टिकट उनको मिले, नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से सपोर्ट नहीं है। वहीं संतोष सुमन की प्रतिष्ठा भी दाव पर फंसी हुई है। बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री हैं। इसके साथ साथ एनडीए की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है कि एकमात्र ये सीट है जो एनडीए के खाते में थी, जिसको वापस लेना चाहेगी एनडीए। लड़ाई यहाँ टफ है, और यहाँ भी प्रशांत किशोर की उपस्थिति को आप जीरो नहीं कर सकते हैं या उसको भुला नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से लड़ाई यहाँ भी है, और यहाँ की लड़ाई में भी हवा का रुख जो है वो कुछ और कहानी कह रहा है। इतना आसान नहीं है कि यहाँ का रिजल्ट आप बता दीजिएगा। चलिए तरारी पर आते हैं। बाहुबल, धनबल या एक शिक्षित उम्मीदवार, तीनों इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर से लेके एक बाहुबली छवि बार बार वो कहते हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है। तो क्या लग रहा है, सुनील पांडे के बेटे या जनसुराज के उम्मीदवार, या फिर जो यहाँ पर उतरे हैं एक नए कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से, क्या लग रहा है? देखिए रत्नेश, तरारी की लड़ाई जो है ना, वो तरारी की लड़ाई में भले ही पिछले 2020 के चुनाव में वहाँ से CPI-ML जीत गई हो, माहौल बना था। इस राउंड में चुनाव हुआ था जिस राउंड में तेजस्वी यादव पूरे सवाब पर थे जी, वो सारी बातें थी, लेकिन वहाँ आप सुनील पांडे को माइनस नहीं कर सकते हैं। वहाँ की राजनीति में उनका प्रभाव भी है, और उस प्रभाव को वो रिवील भी करते हैं। उनके बेटा चुनावी मैदान में है जिन पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। हाँ,
बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से हथियारों को लेकर के, हथियार सफाई को लेकर के, हथियार दिखाने को लेकर के एक तस्वीर वायरल किया गया था। तो ये सब चुनाव में होते रहता है। लेकिन जिस तरीके से एक सेंटीमेंट की बात की जाती है कि चुनाव में सेंटीमेंट भी बहुत काम करता है, जातीय समीकरण काम करता है, परिस्थितियां काम करती हैं, आपके मुद्दे काम करते हैं, आपके वादे काम करते हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बात जो कही है और जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों के लिए और जो उनके समर्थक हैं सुनील पांडे के, उनके लिए ठीक नहीं है। यानी उनका एग्रेशन और बढ़ा रहा है कि वो सुनील पांडे के लिए वोट करें और वोट का जुगाड़ करें। ये वहाँ साफ दिख रहा है। प्रतिष्ठा परिवार की फंसी हुई है, पांडे परिवार की, और इस प्रतिष्ठा को निकालने के लिए सुनील पांडे को छोड़ दीजिए ना आप, विशाल को छोड़ दीजिए ना आप, चिराग पासवान, जिस तरह से चिराग पासवान के सबसे करीबियों में से एक हुलास पांडे वहाँ जमीन आसमान एक किए हुए हैं, वो साफ बता रहा है और अनुभवी भी हैं। कई चुनाव लड़ने का उनको अनुभव है, एमएलसी भी रह चुके हैं। आप समझिए ना कि फैसला जो होता है चिराग पासवान की पार्टी में, उस फैसले में वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वहाँ बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तरारी की लड़ाई जो है वो एक तरफा करने की कोशिश चल रही है। हालांकि महिला उम्मीदवार है तो ये है तो वो है। राजू यादव को भी आप कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। राजू यादव पिछले लोकसभा के चुनाव में 2020 की बात, मैं 2024 की बात नहीं कर, 2019 की बात कर रहा हूँ, उसमें एकमात्र वही उम्मीदवार थे जिनको महागठबंधन ने सपोर्ट किया था और उन्होंने लड़ाई भी बहुत ज़बरदस्त लड़ी थी। अब उनको विधायक बनने का एक मौका मिला है, चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से वो अपने पूरी शक्ति लगा देंगे। और माले का जो कैडर है वो इधर उधर नहीं होता है, बाकी सब इधर उधर हो भी जाते हैं परिस्थिति को बस, लेकिन माले का कोई जाति कोई पाति कोई नहीं होता है, वहाँ का कैडर होता है और कैडर वो अपने आप को वोट करता है। यही कारण है कि आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में भी माले का प्रदर्शन अच्छा रहा है। रामगढ़ बहुत लंबे समय के बाद जो है एक बार फिर से बाउंस बैक किया है वामदल, और बिहार से उसकी शुरुआत हुई है। जी जो पूरी तरह से समाप्त हो गया था उसकी बिहार शुरुआत हुई है। 2020 से ही ये पैटर्न दिखा। हाँ, तो निश्चित रूप से तरारी की जो लड़ाई है, यहाँ 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में यहाँ की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भी एक ट्विस्ट हुआ है, जैसा हम बता रहे थे, तो यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है। यहाँ भी एक निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं उनका नाम है राजू यादव। उनका भी नाम राजू यादव है। अच्छा। तो मुख्य राजू यादव और निर्दलीय राजू यादव, यहाँ भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हो सकता है कि ये भी प्लान का एक हिस्सा हो, लेकिन इतना तो तय है कि एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर जिस एग्रेशन के साथ वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ायदा ही मिले, उल्टा भी पड़ सकता है। और उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट हैं, जो वहाँ की बात है, हमारी टीम वहाँ एक ग्राउंड गुप्त सर्वे करके आ चुकी है। एक बार सामने से सर्वे करने जाएगी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर फंसी हुई है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपने हाथ से गंवा चुकी है जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने कैंप कर रहे हैं वहाँ। अब लगातार समझिए कि मंत्री से लेकर संतरी तक और जो भोकल नेता हैं वो सभी कैंप कर रहे हैं। प्रतिष्ठा बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई में टक्कर दे रही है। रामगढ़ की सीट का क्या जांच पड़ताल है? देखिए, ये भी वही प्रतिष्ठा की बात है। एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की बात। मैं कल बात कर रहा था तो मैंने बताया भी था कि ये सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। हार का कारण तो सबको पता है कि किस तरह से मिथिलेश तिवारी के अगेंस्ट में प्लानिंग की गई, किस तरह से मिथिलेश तिवारी के अगेंस्ट में आनंद मिश्रा को उतरे, आनंद मिश्रा ने क्या क्या कहा। कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक किया कि उन चीज़ों को दरकिनार कर लिया जाए, लेकिन आनंद मिश्रा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज जरूर किया। वही आनंद मिश्रा इस बार भी हैं जो चुनावी रणनीति में खूब अपने
जो नाम है, जो फेम है, जो उन्होंने चुनाव लड़ा है 2024 में, उस अनुभव का पूरा यूज़ कर रहे हैं। उनके पीठ पर प्रशांत किशोर खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिथिलेश तिवारी वहाँ डटे हुए हैं। मिथिलेश तिवारी अपनी हार को रामगढ़ की जीत में देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सीट अगर जीतेंगे तो शायद 25 के लिए आसान हो जाएगा रास्ता उनके पास। 25 के लिए आसान हो जाएगा, 29 के लिए आसान हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी यंग हैं, उनको आप मिडिल एज का कह सकते हैं, यानी राजनीति में उनके लिए भी बहुत अवसर हैं। और इस अवसर के साथ साथ आपको बताते हैं कि कई नेता वहाँ चुनाव प्रचार में, वहाँ रामगढ़ में कैंप डालने वाले हैं। कल से सारा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जी जी जी। मैंने पूरे छठ जो है आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आप 7 तारीख को आपको पता ही है कि जेपी नड्डा आ रहे हैं। उसके बाद छठ समाप्त हो जाएगा। छठ में बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं, इसलिए भी उपचुनाव ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा चुनाव का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है छठ को लेकर के, आप समझ ही सकते हैं। महाराष्ट्र में भी छठ का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी जी। महाराष्ट्र के छठ के बारे में कौन नहीं जानता है कि वहाँ फिल्मी छठ होता है, फिल्म स्टारों का एक बड़ा जमावड़ा जुटता है। तो दूसरी तरफ झारखंड में भी छठ होता है, और बिहार में तो छठ होता ही, यूपी में छठ होता ही है। तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव होना 13 राज्यों में, और इसके साथ साथ 2 राज्यों का मुख्य चुनाव होना, और 2025 में बिहार में चुनाव होना। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी ज़मीन जो है अपने हिसाब से, जिस तरह से वो गूगली बॉल फेंकती है, उस गूगली के लायक पिच बनाया जा रहा है। अभी देख रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहा है टेस्ट मैच। इंडिया ने पिच तो अपने हिसाब से बनाया था, लेकिन वहाँ स्पिन करा रही है न्यूजीलैंड की टीम। इंडिया हारता आ रहा है, 2 मैच हार चुका है। यहाँ भी पिच तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जेपी नड्डा उसी का हिस्सा हैं, नरेंद्र मोदी उसी का हिस्सा हैं, और नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है अमित शाह के बिहार एंट्री पर। आपने देखा बिहार और अमित शाह का कोई संबंध जोड़ा जा रहा है क्या? कोई चर्चा नहीं है। अचानक से बूम होगा, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पूरी तरह से फोकस। इसके अलावा और कई बातें हैं, वक्फ बोर्ड से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, ये सब कुछ नज़र आएंगी। और ये सब कुछ नज़र आएंगी तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी जब ये टारगेट अचीव कर लेगी। यानी 4 सीटों में से 3 सीट अभी महागठबंधन के पास है, 1 सीट एनडीए के पास है। लेकिन एनडीए इस रिजल्ट को बदलना चाहता है। कितना सफल होता है ये देखना दिलचस्प होगा। रिजल्ट आउट करने की जहाँ तक सवाल है, तो ये आपको 8 से 9 तारीख तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है। चलिए, 4 सीटों पर जांच पड़ताल हम करवा रहे थे। एक सीट पर बड़े बारीकी से बाबा ने समझाया आप सभी दर्शकों को कि किसका पलड़ा भारी है और कौन किसको टक्कर दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार ऐसे ही खबरें मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।